हाँ, तो चलो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, है ना, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। तो एसिड सोल्यूबल, एसिड इनसोल्यूबल क्या होगा, जैसे हम चाय चाय बनाते हैं, पानी में चाय पत्ती डालते हैं, शुगर डालते हैं, तो फिर छानने के बाद हमको कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इस छन्नी में रह जाते हैं, ठीक है। और वाटर के साथ में जो डिजोल्व्ड मॉलिक्यूल है, जो सबसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक शुगर, शुगर जो रहता है वो छोटा मॉलिक्यूल है, तो वो वाटर में डिजोल्व हो गया, डिजोल्व होकर के नीचे आ गया। तो ये डिजोल्व इन वाटर, ऐसा मॉलिक्यूल जो वाटर में डिजोल्व हो गया, और ऐसा मॉलिक्यूल जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ, लाइक चाय की पत्ती, टी लीव्स, जो डिसॉल्व नहीं हुआ और वो छन्नी में रह गया, तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हो गए। तो वैसे ही एसिड सोल्यूबल और एसिड इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को देखा जाता है कि जब हम किसी टिश्यू को, मे बी लिविंग टिश्यू, कोई सा भी हो सकता है, प्लांट या एनिमल लिविंग टिश्यू को जब हम पीस के, ठीक है, उसको पूरा अच्छे से ग्राइंड करने के बाद, कोई एक लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करने के बाद, एसिड सॉल्यूशन में घोलने के बाद उसको जब हम छानते हैं, जैसा अभी एग्जांपल बताया मैंने, छानते हैं, तो छानने के बाद जो एसिड सॉल्यूशन में वो डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल जो एसिड सॉल्यूशन में अवेलेबल होगा, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। और वो मॉलिक्यूल जो कुछ छन्नी में रह जाएंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल। समझ आ रहा बात? तो ये एसिड इनसॉल्युबल पूल की कैटेगरी में आ जाता है, ये एसिड सॉल्युबल पूल की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे भैया एसिड इनसॉल्युबल क्यों है। भाई सीधी सी बात है, जैसे बड़े मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है, तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, है ना, अगर वो डिसॉल्व नहीं हो सकते तो नहीं होंगे, छन्नी में रुक जाएंगे। वैसे ही कुछ ऐसे, लाइक जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हैं या जो भी अदर मॉलिक्यूल्स है, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनका एटॉमिक वेट 1000 डेल्टॉन से ज्यादा होता है, मोर देन 1000 डेल्टॉन, ठीक है, एटॉमिक वेट इज मोर देन 1000 डेल्टॉन। डेल्टॉन एक यूनिट है मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक वेट नापने का, ठीक है। 1000 डेल्टॉन से ज्यादा है तो उसको हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में लेते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल जो रहते हैं इस छन्नी में रुक जाएंगे, ठीक है। तो एसिड जो सॉल्युबल है उनका एटॉमिक वेट फिर कितना होगा भैया? लेस देन 1000 डेल्टन। एसिड सॉल्युबल जो रहेगा वो लेस देन 1000। तो इसका जो रेंज होता है ना, 18 टू 800 डेल्टॉन, कौन 18 टू 800 डेल्टॉन। तो डी ए, डेल्टॉन को ना कैपिटल डी और ए स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, कैपिटल डी स्मॉल ऐसा। तो एग्जाम में कैपिटल डी स्मॉल ए ऐसा आता है ना, जैसे कि मिलीग्राम को एमजी बोलते हैं, किलोग्राम को केजी बोलते हैं, वैसे ही डेल्टॉन को डी ए बोला जाता है। समझ आ गया बात? तो एसिड सोल्यूबल पूल में कौन सा मॉलिक्यूल आएगा जिसका एटॉमिक वेट 18 टू 800 डेल्टॉन होता है? यहाँ तक समझ आया बात? यस यस सर यस सर। ठीक है। अब आपने एक चीज देखा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एकदम शुरुआत का, ठीक है, यहाँ पर को पढ़ो आप। Scientists have found thousands of organic compounds in the acid soluble pool. समझ आया? यस सर। यस ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है ना। अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला मैंने? thousands of organic compound in किसमें? एसिड soluble या एसिड insoluble? सॉल्युबल। एसिड एसिड soluble। सॉल्युबल अब पूल यहाँ, ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ो सेकंड पॉइंट। पढ़े? यस सर। यस सर। यस सर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? सर बताना है। हाँ, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में किसको ले रहे हैं? 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को। लेकिन यहाँ पर तो आप लोग पढ़े कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहता है वो thousands of organic compound are acid soluble pool की कैटेगरी में आ रहे हैं, है ना, ये लाइन जो है। यस सर। सर लेकिन यहाँ पर अब ये लाइन में बोल रहा है कि भैया एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहे हैं, हाँ?
बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसको Yes, देखने sir. के बाद, एक्चुअल में इसको देखने के बाद ही लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप लोग, ये दिख रहा है, ये लाइन पढ़ो। पढ़ लिए? फिर मैं हटा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला कि भैया जो थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये किस में आ रहा है बेटा? बोलो, और एसिड सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? Acid soluble. Acid Soluble. एसिड सॉल्युबल, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये बोला जा रहा है कि चार ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, चार ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहता है वो एसिड इनसॉल्युबल की कैटेगरी में आएगा, Insoluble. बोलो, है ना? Yes, तो sir. ये Yes, sir. एक्चुअल में इसका मतलब, एक्चुअल में ये इसका कॉन्सेप्ट आप लोग सिर्फ एसिड सॉल्युबल या इनसॉल्युबल से मत देखो। जो मैंने आपको ये चाय की पत्ती वाला जो कहानी बताई है उससे देखो कि भैया अब ये जो चार ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कौन कौन से हैं। ये कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च या सेलुलोज, प्रोटीन, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड, और क्या था? फैट, Lip- लिपिड, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो मॉलिक्यूल है, Polysaccharide. ये सब, ये कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसका ये मतलब है कि भैया बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू जॉइन अ बिग मॉलिक्यूल। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कायदे से यहाँ क्या बोला गया एनसीईआरटी में कि थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एसिड सॉल्युबल, लेकिन चार ऑर्गेनिक कंपाउंड को एसिड इनसॉल्युबल हो रहा है। क्यों? अब बताओ क्यों? क्योंकि वो छन्नी में रुक जाएंगे, क्योंकि वो छन्नी में रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ध्यान दें, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है भैया? ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बोलो हाँ। अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक Yes, sir. कंपाउंड Yes, sir. है ना। एक सिंपल फैटी एसिड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एक सिंपल न्यूक्लियोटाइड इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, न्यूक्लियोटाइड बोलो, या फिर जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है, दे आर न्यूक्लियोटाइड। दे आर न्यूक्लियोटाइड जो मेनली उसमें जो ऑर्गेनिक रहता है वो शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस होता है, ठीक है। तो ये सब माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये सब माइक्रोमोलिक्यूल्स है, लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब माइक्रोमोलिक्यूल है ना। तो माइक्रोमोलिक्यूल क्या होगा भैया? नीचे आ जाएगा, शुगर, ग्लूकोज, भैया चाय में भी छनता है, एसिड सॉल्युबल पूल में भी छनेगा, तो यहाँ आ जाए तो ये एसिड सॉल्युबल। लेकिन एक ग्लूकोज एसिड सॉल्युबल है, लेकिन 1,00,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक साथ जब जुड़े हैं तो वो यहाँ रुकेंगे, ठीक है। तो जो माइक्रोमोलिक्यूल्स का जो ग्रुप होता है, जैसे कि माइक्रोमोलिक्यूल इज अ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज इज अ माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट ये माइक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है। इट इज अ माइक्रोमोलिक्यूल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बोला मैंने? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझ आ रहा है बात? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज माइक्रोमोलिक्यूल। बट ग्लूकोज की जो लंबी चेन होती है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दे आर मैक्रोमोलिक्यूल। समझ आ रहा है? माइक्रो एंड मैक्रो का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? जल्दी बताओ। Yes, sir. किसी नहीं समझ आ रहा है बोलो, Yes. किसी नहीं समझ आ रहा तो बोलो, बाद में फिर ना कंफ्यूज होते रहोगे बुक पढ़ पढ़ के। सर एक बार और बता दो। एक शक्कर का दाना, एक शक्कर का दाना, ठीक है, जब आप ऐसे एक एक शक्कर के दाने को, जब आप एक एक शक्कर के दाने को पकड़ोगे और जब आप
100 शक्कर के दाने को पानी में घोलोगे तो वो घुलेगा? Yes, sir. घुलेगा? Yes, जल्दी sir. घुल जाएगा। लेकिन अगर मैं शक्कर के दाने को मैं जोड़ के एक ऐसा पत्थर जैसा बना दूं, है वो शक्कर ही, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अब मान के चलो बेटा, शक्कर के दाने को पानी में घोलना आसान है, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि बेटा चावल के दाने को लो और पानी में घोलो तो घुलेगा क्या? No, sir. No, sir. अगर आप चावल के दाने को पीस के पानी में घोलोगे तो घुलेगा क्या? Yes, sir. No. Yes, sir. पूरा कंप्लीट डिसॉल्व होगा? No, sir. Yes, sir. छन्नी से छानोगे तो क्या छन्नी में चावल का दाना आएगा कि नीचे आ जाएगा? Yes, sir. आएगा। पूरा नीचे आ जाएगा, पूरा चावल का दाना? No, sir. No, चावल sir. का दाना अगर आप फूट के उसको डालते हो तो No, क्या sir. पूरा का पूरा डिसॉल्व होके आ जाएगा यहाँ? complete No, dissolve sir. करके? No, No, sir. sir. 100 शक्कर के दाने या 10 चावल के दाने किसमें यहाँ पर रुकेगा? छन्नी में रुकेगा? कौन यहाँ पर रुकेगा? कौन नीचे है? Towel. Chawal. ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ चावल क्यों रुकेगा? चावल इज अ कार्बोहाइड्रेट, इट इज स्टार्च। चावल एक स्टार्च है, और स्टार्च क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। Yes, sir. स्टार्च क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। मतलब क्या है वो? भाई ये मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज की लंबी सी चेन है, ऐसा ग्लूकोज की लंबी सी चेन है, वही चावल बना है। तो चावल किससे बना है? स्टार्च से। स्टार्च क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। Polysaccharide. ग्लूकोज की लंबी चेन है, तो भैया इसमें है ना ग्लूकोज, तो डिसॉल्व क्यों नहीं हुआ पानी? So because वो complex. वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जुड़े हुए हैं, उनको तोड़ना पड़ेगा, सिंपल बनाना पड़ेगा। तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व इन एसिड सॉल्युबल। समझ आ रहा है बात? कॉम्प्लेक्स को Yes. डिसॉल्व नहीं करोगे आप, वो वहां पर छलनी में रुक जाएगा। तो इसको बोलते हैं, ये क्या है भैया? इट इज नॉट अ माइक्रोमोलिक्यूल, इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल। समझ आया? मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल। Yes, sir. Yes, sir. तो क्लियर हो रहा है? Micromolecule 18 to 800 Dalton molecular weight are dissolved in here, and acid insoluble, that is macromolecule, जिसका molecular weight 1000 Dalton से ज्यादा होगा, मे भी बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, they are macromolecule की कैटेगरी में आएगा और वो acid insoluble होगा। तो फिर ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी एक कैटेगरी में आएगा। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डेल्टन होगा, 800 डेल्टन की कैटेगरी में होगा, that organic compounds are acid soluble, and also inorganic compound का भी molecular weight कम होता है, इसीलिए उनका भी जो कैटेगरी है वो acid soluble pool की कैटेगरी में आएगा, कि acid insoluble pool की कैटेगरी में आएगा। बताओ पिछले क्लास में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? Yes, sir. Sir, question क्या है? मैंने पूछा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कौन सी कैटेगरी में होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सी कैटेगरी में होगा? एसिड सॉल्युबल या एसिड इनसॉल्युबल? किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना मेरे से? Sir, Yes, acid insoluble. कोई तो मेरे से पूछा था। Yes, sir. मैंने Question. पूछा था। हाँ, तो क्या था क्वेश्चन? क्या था? Sir, क्वेश्चन क्या था? inorganic compounds acid soluble होंगे कि insoluble? हाँ, तो क्या था आंसर उसका? Sir, उसमें acid soluble था आंसर। एसिड सॉल्युबल पूल में आएगा क्या? इनऑर्गेनिक। Inorganic compounds. ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना कि जो लिपिड होता है, ठीक है, जो लिपिड होता है, जो लिपिड होता है वो ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता है। जो लिपिड होता है वो ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता है, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ दे आर फैट, ठीक है, फैट होने के कारण ये सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है, फैट होने के कारण ये सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है, फैट होने के कारण ये सॉल्युबल नहीं होता है ना, इसीलिए इनसॉल्युबल की कैटेगरी में लेते हैं। अब इसका, अब लिपिड जो भी लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो अराउंड 800 डेल्टॉन का होता है, अराउंड 800 डेल्टॉन का होता है। फिर भी जो है बेटा, फिर भी जो है ये एसिड इनसॉल्युबल की कैटेगरी में आता है, ठीक है, 800 मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी ये
एसिड इनसॉल्युबल की कैटेगरी में आता है, क्योंकि फैट है, ठीक है, और फैट, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल ऐसे भी किसी चीज पे सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है, किसी चीज में सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए ये इनसॉल्युबल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो एक्सेप्शनली इसको ध्यान रखना कि ये क्या बोलते हैं, एसिड इनसॉल्युबल की कैटेगरी में आएगा, दैट इज माइक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में आता है, माइक्रोमोलिक्यूल पूल में आएगा, ठीक है, ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में आएगा, ठीक है, एक्सेप्शनली बस ध्यान रखना। चलो ये Yes, बेसिक sir. समझ आ रहा है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल क्या होता है, हाँ, Yes. ठीक है। Yes, ये sir. आपके बुक में बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि जो एसिड जो सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, रफली दे आर साइटोप्लाज्मिक, है ना, सेल ऑर्गेनेले और साइटोप्लाज्म के अंदर जो रहेगा, ठीक है, जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर का जो कंपोजिशन है, भाई सीधी सी बात है, आपको मालूम है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस होंगे, डिसॉल्व्ड है मतलब दे आर माइक्रोमोलिक्यूल, तो साइटोप्लाज्मिक जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो एसिड सॉल्युबल में आएंगे, क्योंकि अगर वाटर में घुल सकता है तो वो एसिड में भी घुल सकता है, और डिसॉल्व होकर के वो यहाँ छन्नी से पार होकर के एसिड सॉल्युबल पूल में या सॉल्वेंट में आ जाएगा। तो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स जो होते हैं, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो होते हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। चलो वो रीडिंग करोगे तो समझ आ जाएगा। चलो एक छोटा सा सर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हाँ बोलो। वो ऑर्गेनिक के बाजू में क्या लिखा है हेडिंग में? कंपाउंड है बेटा वो। नहीं सर, उसके सामने लेफ्ट साइड में फर्स्ट वर्ड। यहाँ ये यस सर, हाँ। थाउजेंड्स ओके थाउजेंड्स सर, ऑफ, वो सर ट्यूबलाइट पड़ रहा है उस पे। नहीं बेटा मेरा लिखने का मन नहीं था, इसलिए मैं ऐसे ही लिखा तो हंसी थी, इसलिए तक अंदर। ओके सर। चलो चलो एक छोटा सा वो है, टेबल है, इसको याद रखना है आपको। एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, भाई सीधी सी बात है, हर एक सेल में सबसे ज्यादा क्या होता है, Water. वाटर, ठीक है। आप खाने से ज्यादा पानी पीते हो, खाने से ज्यादा पानी पीते हैं आप, ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन की बात बता रहा हूँ, आप लोग कम पीते हैं कि नहीं मालूम मेरे को, है ना, 2 से 3 लीटर के आसपास हम पानी पीते हैं, लेकिन 2 से 3 किलोग्राम हम खाना नहीं खाते, जो खाना खाते हैं उसमें भी पानी ही होता है, हाँ बोलो। सर ये दोनों टेबल इम्पोर्टेंट है। हाँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेशियो है Yes, sir. कंपोनेंट का, ठीक है। तो देखो वाटर कितना 70 to 90% होता है ना, किस टाइप का सेल है उस पर डिपेंड करता है वाटर की क्वांटिटी, बट होगा वाटर ज्यादा, है ना। प्रोटीन 10 to 15% होता है, कार्बोहाइड्रेट 3% होता है, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% होता है। न्यूक्लिक एसिड भाई डीएनए आरएनए सारा, आयन से 1% होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या बेटा सबसे ज्यादा हमको क्या क्या लेना चाहिए, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट भी लेना चाहिए, फैट भी जरूरी होता है हमारे, ठीक है, ऐसा नहीं कि फैट नहीं लेना है डाइटिंग में। चलो अब प्रोटीन्स, ये सारे जो प्रोटीन्स हैं इनके ये मालूम होना चाहिए। कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, इंटरसेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर। नहीं बेटा इंट्रा होगा, सेल के अंदर मतलब इंट्रा होगा, ये इंटर है, सेल के बीच में। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट का मतलब मालूम है, इंटर स्टेट मतलब 2 स्टेट के बीच का, और इंट्रा स्टेट मतलब एक स्टेट के अंदर, तो ये क्या है, इंटरसेल्युलर मतलब सेल्स के बीच बीच में या सेल्स के सराउंडिंग में जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो प्रोटीन का बनता है, कोलेजिन प्रोटीन। ये मैंने आपको टिश्यू में बताया है कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड इज कोलेजिन, याद है नहीं याद? यस सर। यस सर। सेल, इस बार सेल नहीं दे रहा हूँ क्या आप लोगों को, सेल दे रहा हूँ कि नहीं, Yes, sir. सेल है, Yes, sir. ठीक है, बायो मॉलिक्यूल्स, सेल एंड प्लांट किंगडम, ये आएगा। और क्या चल रहा है अभी, मॉर्फोलॉजी, बढ़ते बढ़ते नहीं हो ना। चलो ट्रिप्सिन इज एंजाइम, कहाँ बनता है जल्दी बताओ, कौन बताएगा, ट्रिप्सिन कहाँ पर Stomach में। बनता है, कौन बताया आंसर,
सर मैं ईशा, यस ईशा, सर यस सर परवेश बताओ, संजोगिता, मैसेज कर दिया करो। अमन, अमन बताओ, पुष्पा, सर स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ से सीख सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर पैनक्रियास। पेनक्रियास से बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है ना। यस चलो, सर। इंसुलिन इज अ हार्मोन, कहाँ से बनता है परमिंदर बताओ। इंसुलिन ये सब बता चुका हूँ भाई आप। पेनक्रियास। सर ये नहीं मालूम है। पेनक्रियास, पेनक्रियास, ठीक है, ये दोनों पेनक्रियास के प्रोडक्ट्स, एक एंजाइम है और एक हार्मोन है। एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स, एंटीबॉडी इज आल्सो अ प्रोटीन, ठीक है। रिसेप्टार्स, रिसेप्टार जो रहते हैं सेंसर रिसेप्शन के लिए होते हैं, लाइक स्मेल, टेस्ट, हार्मोन, सब के लिए। ये सब आपको सेल मेम्ब्रेन्स में मिलेंगे या स्किन वगैरह में मिलेंगे, है ना, या एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स में मिलेंगे। ये ऑल आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। हाँ बोलो। एंटीबॉडी प्रोटीन से बनता है ना? हाँ, एंटीबॉडीज प्रोटीनियस है ना, प्रोटीनेशियस होता है बेटा। एंटीबॉडी प्रोटीन होता है क्योंकि एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन। GLUT4 enable glucose transport into the cell. They are also a protein on the cell membrane. सर ठीक है, हाँ बोलो। सर ये GLUT4 क्या होता है? GLUT4 बेटा एक प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जो ग्लूकोज की एंट्री कराता है। जैसे आप लोगों के स्कूल में एक वॉचमैन होता है जो प्रिंसिपल ऑफिस में एंट्री करवाता है, आप ऐसा रोकता है, आप प्रिंसिपल ऑफिस में जाना चाहते हो तो कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है, क्यों मिलना है, ठीक है, Yes, तो वही sir. दरवाजा खोलेगा, चलो जाओ। तो वो एक प्रकार का ग्लूकोज वैसे ही है जो ग्लूकोज की एंट्री में हेल्प करता है। ऐसे ही कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर नहीं घुसता है। हाँ, चलिए, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. यस सर चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना, समझ आ गया ना ये? कोई डाउट Yes, तो नहीं है sir. मन में? No, एक sir. रीडिंग कर लेना। एक्चुअल में क्या है, शुरू में आधी चीजें दी हुई है, बाद में आधी चीजें दी हुई है। व्हाट इज माइक्रोमोलिक्यूल, व्हाट इज मैक्रोमोलिक्यूल, है ना। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो सब मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। लाइक क्या क्या, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ये सब, ठीक है। Yes, sir. सर चलो, अब हाँ बोलो। सर टेस्ट में मॉर्फोलॉजी भी आएगा? कितना हो गया मॉर्फोलॉजी का? फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया है? Yes, sir. एक Yes, क्लास हुआ यस है। सर एक सर क्लास हुआ आधा है? हुआ है एक क्लास हुआ है, 2 क्लास हुआ है? सर एक सर क्लास सर एक हुआ है। क्लास बस हुआ है। एक हफ्ते में तो 2 क्लास रहती है ना आप लोगों की। सर कल सर था एक बट सर नहीं हो दूसरा पाया। सत्र नहीं हुआ। क्या दूसरा? नहीं हो एक पाया क्लास सर था बट कैंसिल हो गया। कैंसल हो गया। अच्छा, फिर नहीं देते उसको। क्या क्या हो गया वो, फूल पत्ती वत्ती सब हो गया उसका? सर अभी Yes, कोरोना sir. चल रहा था। अच्छा, चलो ठीक है, अभी उसको रहने दो, नेक्स्ट क्लास में पूरा दे देंगे, ठीक है। 2 क्लास होगा, 2 क्लास में ऑलमोस्ट बहुत सारा हो जाएगा, ठीक। यस Yes, sir. मेरा ये प्लान है कि टर्म 1 का आप लोगों का कोर्स बायो का हो जाए जल्दी से, ताकि बहुत सारे लोग जिनका नहीं हुआ है, एटलीस्ट आप लोगों का बहुत सारी चीजें हो गई है, और जो बचा है वो कुछ छोटा छोटा टॉपिक है। जैसे मॉर्फोलॉजी स्मॉल टॉपिक है, उसमें कुछ है नहीं, पेटल्स, सेपल, एंडोशियम, एंड्रोशियम, ये सब करना है, थैलेमस थैलेमस पढ़ना है। तो उसके बाद एक ही बस फैमिली का डिस्क्रिप्शन है जिसको आपको रटना है, तो वो बहुत छोटा सा टॉपिक है। बायोमोलिक्यूल्स बड़ा है, तो इसलिए मैं उसको जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। और ऑलमोस्ट आप लोगों का हो गया है, ठीक है। और
जैसे ये हो जाता है तो अब मैं ये चाहूंगा कि मॉर्फोलॉजी का जो बाकी वाला पार्ट है वो भी हो जाए, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों का टर्म वन सबसे पहले हो, देन उसके बाद फिर बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो अपन करेंगे, स्टेम स्टेम जो भी है, रूट है, मॉडिफिकेशंस हैं, वो सब आपका बाद में हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली जो 11th का बायो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है 12th के मुकाबले, 12th का भी बड़ा है बट 11th का काफी ज्यादा है, क्योंकि आप 10th से आते हैं तो बहुत सारी चीजें नहीं मालूम होती, तो बहुत सारी चीजों को रुक रुक के समझाना पड़ता है ना, तो इसलिए भी लेंदी हो जाता है एक्चुअल में। चैप्टर्स भी थोड़े बड़े बड़े हैं, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी काफी बड़ा टॉपिक है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स काफी बड़ा टॉपिक है ना, तो और आगे जैसे एनिमल फिजियोलॉजी भी काफी बड़ा टॉपिक है, तो ये सब के कारण थोड़ा सा ना टाइम होता है, तो हम ये सोच रहे हैं भैया कि पहले आप लोगों के स्कूल के हिसाब से चीजें हो जाए, मतलब सिलेबस पढ़ाएंगे तो नीट के हिसाब से, बट सिलेबस जो है वो स्कूल के हिसाब से एटलीस्ट हो जाए, उसके बाद जब हमारे पास समय बचेगा तो बाकी चीजें हम करवा देंगे, है ना। यस सर। चलो, क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो थोड़ी मतलब स्कूल से हम स्पीड को मैच नहीं कर सकते कोई भी चैप्टर में, है ना, तो अब स्कूल से मैच नहीं कर पाएंगे तो भैया हमारा जो भी सिलेबस है वो तो थोड़ा आगे जाएगा ना, और अगर स्कूल जल्दी एग्जाम लेता है आप लोगों को, जैसे अभी ले लिया फट से, है ना, तो वैसे सेकंड टर्म में भी अगर वैसे ही जल्दी एग्जाम ले लिया तो हमारा सिलेबस नहीं हुआ रहेगा, तो वो ठीक नहीं है वो, है ना, एटलीस्ट स्कूल के हिसाब से हो जाए, फिर उसके बाद बाकी बचा खुचा जो है हम बाद में करें, क्योंकि नीट में तो सब आएगा, है ना, कुछ ऐसा चीज नहीं है जो नहीं आएगा। चलो देन उसके बाद देखते हैं बेटा प्रोटीन्स। तो भाई जैसे मैंने बताया आप लोगों को मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या क्या है, हाँ बोलो। देखो बेटा मैक्रोमोलिक्यूल्स तो वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो लिविंग वर्ल्ड में हमारा जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, लिविंग वर्ल्ड में जो लिविंग सेल में या लिविंग वर्ल्ड में जो हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो चार कैटेगरी में हम डिस्क्राइब करते हैं, क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। लिपिड जो रहता है जैसे मैंने बताया एक्सेप्शनली उसका मॉलिक्यूलर वेट जो रहता है वो 1000 डेल्टन से कम रहता है, ठीक है, लेकिन लिपिड में बहुत सारे जो फैट मॉलिक्यूल्स, फैट है ना, कोलेस्ट्रॉल, आपका ग्लिसरॉल, ये सब एक दूसरे के साथ कंबाइन रहते हैं, अलग अलग टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, तो कंबाइनली ये मैक्रो मॉलिक्यूल जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन रियल में ये मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे फैट मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं, ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि भाई ये पॉलीमर्स नहीं होते हैं, लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स, ये पॉलीमर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन ये ग्लोब्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो कंबाइन हो जाते हैं तो फिल्टर आउट नहीं हो पाते, है ना, तो ये लार्ज मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलते हैं आपको, फॉर्म में मिलते हैं लेकिन ये लार्ज नहीं होते, इंडिविजुअली देखेंगे तो ये लार्ज, ठीक है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हम लोगों ने चार चीजें देखी, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है ये मैंने आपको कई बार बताया है ना, शुरुआत, क्योंकि बहुत सारी चीजें बेटा जब मैं चैप्टर की शुरुआत करता हूँ, जब भी मैं पढ़ाना चालू करता हूँ तो मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो उस चैप्टर में नहीं है बट आपको जानना चाहिए, वो सारी चीजें मैं छोटी छोटी बताते रहता हूँ, कहीं ना कहीं वो काम आता है। जैसे प्रोटीन क्या होता है, स्ट्रक्चरली प्रोटीन सार आप सभी को मालूम है, बोलो। चेन ऑफ अमीनो Long एसिड, chain of amino Amino acids. चेन ऑफ amino acids. अमाइनो एसिड, है ना भाई, दे आर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, और इसको बोल सकते हैं दे आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, दे आर लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड और पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। इसका मतलब पॉलीमर का मतलब होता है कि बहुत सारे अमाइनो एसिड एक साथ जुड़े हुए हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, है ना, जब मैंने आपको सेल बताया था तो सेल बताते समय भी मैंने बताया था कि भाई कोई भी प्रोटीन सिंथेसाइज होता है हमारी बॉडी में, इवन हमारा जो हेयर है, इवन हमारा जो नेल्स है, दे आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन्स वगैरह से बनता है। तो जो प्रोटीन्स होते हैं, है ना, लाइक हेयर, नेल्स, हमारा स्किन, ये सब जो है इसको कौन कंट्रोल करता है, तो डीएनए करता है, तो डीएनए आरएनए बनेगा, आरएनए देन प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स बनते हैं, बोलो समझाया था, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो अब जैसे भाई मान के चलो कि लूसीन अमीनो एसिड है, फिर उसके साथ में जुड़ेगा आइसोलूसीन, ठीक है, फिनाइल एलेनाइन,
ठीक है। तो एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड, ये एक अमीनो एसिड है, दूसरा अमीनो एसिड है, ठीक है, ये एक तीसरा अमीनो एसिड है, ये एक तीसरा नाम है अमीनो एसिड का, अलग अलग अमीनो एसिड का अलग अलग नाम होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या चीज दिख रहा है कि जो भी अमीनो एसिड की चेन होती है वो एक ही टाइप के अमीनो एसिड से नहीं बनता है। यहाँ पर कितने टाइप के अमीनो एसिड की चेन दिख रही है आपको? 3। बोलो। 3। तो भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको बहुत सारे अमीनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अब यहाँ पर अमीनो एसिड 4, 5th टाइप का, 6th टाइप का एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पर जो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है दे आर सेम और डिफरेंट, दे आर सेम और डिफरेंट। पॉलीमर जो आपको दिख रहा है दे आर सेम और डिफरेंट। डिफरेंट। डिफरेंट को हम हेट्रो भी वर्ड बोलते हैं, डिफरेंट को हम हेट्रो वर्ड से डिनोट करते हैं। तो दे आर हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। कौन? प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। समझ आया बात? यस सर। यस सर। अभी हम जब स्टार्च देखेंगे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट देखेंगे, तो वहां पर हम होमोपॉलीमर देखेंगे। जैसे मैंने बताया आपको भाई, जो हम स्टार्च है फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक ही टाइप के शुगर मॉलिक्यूल से बनेगा, तो वो होमोपॉलीमर कहलाएगा। ठीक है, ये क्या है? हेट्रोपॉलीमर। समझ आया बात? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, तो ये जो भी अमीनो एसिड्स होते हैं इनके बीच में बॉन्ड होता है। कौन बताएगा इस बॉन्ड का नाम क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, देखो सब मालूम है आप लोगों को, हैं? कोई कठिन चीज थोड़ी ना है बायोमोलिक्यूल, वही वही है जो अपन बहुत पहले शुरुआत से थोड़ा थोड़ा पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो ये जो बॉन्ड होता है अमीनो एसिड के बीच में, दे आर पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक। देन उसके बाद दूसरी चीज अगर देखें तो अमीनो एसिड के जो टाइप्स हैं, मतलब देयर आर 20 टाइप्स ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अब ये 20 दो कैटेगरी में होता है। 10 एसेंशियल अमीनो एसिड, इसका नाम आपको याद रखना है, और 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब ये एसेंशियल नॉन एसेंशियल को आप लोग अदरवाइज मत ले लेना। एसेंशियल का मतलब जो जरूरी है, और नॉन एसेंशियल का मतलब जो जरूरी नहीं। जरूरी तो दोनों है ना। हमारे बॉडी में वैसे अमीनो एसिड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में मेनली 20 टाइप्स के अमीनो एसिड का यूज होता है। ठीक है, तो जो 20 टाइप के अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में यूज होता है कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए, उसमें से 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब होता है जो हम अगर कंज्यूम नहीं करेंगे, अमीनो एसिड हमको प्रोटीन के थ्रू मिलेगा, तो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन में डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, तो हमको इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन को कंज्यूम करना चाहिए। एग वैग, है ना, सोयाबीन, मिल, ये डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन में डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं। तो डिफरेंट में हमको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दो कैटेगरी का मिलता है। नॉन एसेंशियल अगर हम कंज्यूम नहीं करेंगे तो भी हमारी बॉडी में वो बनेगा, इसीलिए उसको नॉन एसेंशियल बोलते हैं। नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी बॉडी को पूरा का पूरा 20 टाइप के अमीनो एसिड की जरूरत होती है कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए, लेकिन इस 20 में से 10 अमीनो एसिड हमारी बॉडी खुद ही बनाती है। हम नहीं भी खाएंगे तो भी बनेगा बॉडी। ठीक है, समझ आ रहा बात? मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू। लेकिन जो 10 अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर एसेंशियल, तो जो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उनको हमको बाहर से कंज्यूम करना ही पड़ता है, मतलब हमको उसको फूड के थ्रू लेना ही पड़ता है, न्यूट्रिशन के थ्रू लेना ही पड़ता है, इसलिए उसको एसेंशियल बोलते हैं, क्योंकि बॉडी में वो फॉर्म नहीं होता है, बनता नहीं है। समझ आ रहा बात? किसी समझ आ रहा है? यस। यस है ना। तो ध्यान रखेंगे, ये भी आता है एग्जाम में, कितने टाइप के अमीनो एसिड होते हैं और कितने एसेंशियल कितने नॉन एसेंशियल। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये एग्जांपल मैंने आपको दिया है ना, अभी आपको याद रखना है बेटा, है ना। ये एसेंशियल अमीनो एसिड एग्जाम में आता है, आपको रटना है, जैसा करना है वैसे करो, लेकिन आपको याद होना चाहिए। तो एसेंशियल अमीनो एसिड मेनली याद रखना, ठीक है।
थ्रियोनिन, वेलिन, लुसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ये 2 बार हो गया है आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। यहाँ पर आर्जिनिन हो गया, एक्चुअल में ये आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन है, और ये आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन यहाँ पर रिपीट हो गया है। ठीक है, तो उसको कट कर देना, है ना। आप लोग पीडीएफ निकाल के रखो इस नोट्स का। तो ये 10 अमीनो एसिड है दैट इज एसेंशियल, और ये 10 अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल होते हैं। समझ आया बात? सर अब यहाँ पर मैं, ना बोलो। सर एन टर्मिनल अमीनो एसिड और सी टर्मिनल अमीनो एसिड दोनों अलग है क्या? ये बेटा एक्चुअल में इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना उसके हिसाब से, यहाँ पर देखो, जैसे अमीनो एसिड जो एन साइड से जुड़ेगा, मतलब नाइट्रोजन, ये अमीनो एसिड किससे बनता है? अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप। अमीनो ग्रुप मतलब क्या होता है भैया, बोलो? नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप है ना। और ये यस सर। COH ग्रुप है ना, ये एसिडिक ग्रुप है। ये मैं पिछले क्लास में बताया, आई थिंक आप लोगों को यस नहीं सर। बताया, है ना। तो अमीनो एंड एसिडिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो ये अमीनो ग्रुप, जो अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप फ्री रहता है वो एन अमीनो एसिड हो गया, और जिसका ये दिख रहा है ये यस सर। एसिडिक ग्रुप फ्री है ना। तो ये कौन सा हो गया? सी अमीनो, दैट इज सी, मतलब कार्बन वाला ग्रुप फ्री है। सी डबल बॉन्ड O, तो इसको भैया जुड़ेगा किससे? O से या C से? जो भी यहाँ पर जुड़ेगा ये O से जुड़ेगा या C से जुड़ेगा, बताओ जरा। सी। अरे भैया C से जुड़ेगा ना। ये C का एक इधर बॉन्डिंग है, C का 2 बॉन्डिंग O के साथ है, और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री है C का, तो यहाँ पर जुड़ेगा। ये C अमीनो एसिड हो गया, ये वाला C अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, और यहाँ पर यस देखो सर। कौन सा फ्री है? एन। नाइट्रोजन। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में क्या क्या है, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है नाइट्रोजन में? बेटा देखो, नाइट्रोजन का अब कोई भी जुड़ेगा तो हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा। तो ये अमीनो एसिड आपका एन ग्रुप फ्री है, एन अमीनो एसिड, और ये C ग्रुप फ्री है। ये समझ आ गया बात यस सर। कि नहीं? ठीक यस है, सर। चलो। तो अब यहाँ पर आप लोगों को ना खाली ये याद रखना है, ये जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि कौन सा प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड में एकदम ज्यादा पाया जाता है। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। दूसरा इंपॉर्टेंट, रिबुलेस बिसफॉस्फेट एंड कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। क्या? रुबिस्को, शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं? रुबिस्को, है ना। रेबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस, ये इसका फुल फॉर्म है रुबिस्को का। और ये एक्चुअल में ये आपको प्लांट्स में मिलेगा, ये आपको प्लांट्स में मिलेगा। जब आप पढ़ोगे ना प्लांट फिजियोलॉजी तो आपको ये मिलेगा। ठीक सर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। हाँ बोलो। कोई भी कॉमन प्लांट में ना? बेटा जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं सब में मिलेगा। यस तो सर। ये पूरी दुनिया में, मतलब क्योंकि भाई प्लांट्स जो हैं उससे ज्यादा तो, सॉरी, एनिमल जो है उससे ज्यादा बायोमास तो प्लांट्स का है। एनिमल से ज्यादा बायोमास प्लांट्स का है। तो प्लांट भी, ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनमें ये एंजाइम बहुत ज्यादा पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का यूज करने के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का यूज करने के लिए ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पूरे दुनिया में अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे ज्यादा टाइप का जो आपको मिलेगा प्रोटीन, दैट इज रुबिस्को। ठीक है, देन कोलेजिन। एनिमल वर्ल्ड में आपको सबसे ज्यादा टाइप का जो प्रोटीन पाया जाता है एनिमल वर्ल्ड में, वो होता है हमारा कोलेजिन। ठीक है, और पूरे दुनिया में प्लांट्स एंड होल वर्ल्ड की अगर बात करें तो वो रुबिस्को होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। कोलेजिन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल वर्ल्ड। मेनली प्लांट के कारण बोला जाता है। ठीक है, मेनली प्लांट के कारण बोला जाता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ये हटा रहा हूं मैं, हटा दूं। यस सर। अब देखो बेटा, प्रोटीन्स के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, आप जैसे प्रोटीन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर प्रोटीन को मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सर को बोलूंगा तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले टीचर लोग इसको 1D में पढ़ाएंगे, 2D में पढ़ाएंगे, 3D में पढ़ाएंगे, किस में पढ़ाएंगे? मतलब कौन सा व्यू आपको दे सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले, कौन सा व्यू दे 1D। सकते हैं? 1D ज्यादा 2D। 1D ज्यादा भाई 2D कैसे होता है? ये देखो, ये एटम इधर जुड़ा है, ये एक एटम इधर है, ये देखो, ये 3D, ये क्या है? ये ज्यादा 2D जैसे। ठीक है, ऐसा बनाते हैं ना बेटा, जो
बोर्ड पे थोड़ा सा Yes, सीडीबी sir. बनाने की कोशिश करते हैं, सीडीबी है ना, कुछ कंपाउंड्स का, तो ज्यादा से ज्यादा 2 डायमेंशनल जो डायग्राम है वो आपको मिल सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 डायमेंशनल डायग्राम भी आपको मिलता है, 3 डायमेंशनल व्यू भी देखने को मिलता है। और बायोलॉजिकल वर्ल्ड के लिए जो प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो बायोलॉजिकल लिविंग जो वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड में प्रोटीन का जो 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल ये पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही काम आता है। तो ये अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन के, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे भैया तो प्राइमरी स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा है, ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, समझ आ रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, Yes, sir. ठीक है। ये अमीनो एसिड की सीधी लाइन खींचा है ना, ठीक है कि नहीं, यस Yes, सर। sir. ठीक है. ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा टाइप का हो गया, या इसको आप ऐसा 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 कुछ नहीं, मतलब सीधा सीधा लाइन है। देन दूसरा अगर आप देखोगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, थोड़ा सा और घुमा दो इसको, थोड़ा सा और घुमा दो, कैसे, ऐसा सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसलिए होता है क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब जो भी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉइल्ड अप हो रहा है, ठीक है, कॉइल्ड अप हो रहा है, लेकिन इस कॉइलिंग को स्टेबल भी करना है, तो स्टेबल करने के लिए भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जरूरत होती है। बीच बीच में कुछ है, जैसे अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़े रहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, लेकिन इनका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ना, सेकेंडरी एंड अदर स्ट्रक्चर है ना, आफ्टर प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए बहुत ज्यादा कुछ अपने को बॉन्डिंग वॉन्डिंग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आफ्टर प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी टर्सरी इनको स्टेबल रखने के लिए हमको अदर बॉन्ड्स की जरूरत होती है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जरूरत होती है, ताकि ये ऐसा ये स्ट्रक्चर ये जो शेप है उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखें टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, तो टर्सरी स्ट्रक्चर जैसे बेटा आप ऊन देखिए, वैसा ऊन को ऐसे हाथ में लपेट दो, ऐसा है तो कुछ भी कुछ कर, है ना, तो ऐसा आप कुछ भी कुछ जो कर दो, ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो भाई टर्सरी स्ट्रक्चर जो रहता है वो खास तौर पे टर्सरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजिकल वर्ल्ड के लिए। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन सब का मैंने एग्जांपल दे दिया है आपको, खास तौर पे जैसे सेकेंडरी है ना, और टर्सरी है, इसके एग्जांपल्स जो है सब आपके नोट्स में है, आपको उसको याद रखना है। जैसे हेयर और नेल्स जो रहता है वो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर के थ्रू बनते हैं, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर के थ्रू हेयर और नेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना। टर्सरी स्ट्रक्चर का जो एग्जांपल है भाई, जैसे मसल्स मायोसिन वगैरह हो गया, तो मायोसिन क्या होता है बेटा, एक मसल प्रोटीन होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, जो कॉम्प्लेक्स काम करता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम करता है, उसका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो रहता है, जितना कॉम्प्लेक्स होता है उतना लिविंग वर्ल्ड में अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर मायोसिन प्रोटीन बना रहा है। मायोसिन क्या होता है, मसल प्रोटीन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये फंक्शन के लिए एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ये मायोसिन जो है वो टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। देन अगर हम आते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्सरी के बाद आपको क्या मिलेगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, अब ये कैसा दिखेगा, Sir, coiled. बेटा जैसे ये एक पॉलीपेप्टाइड है प्राइमरी, ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ये एक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक साथ जुड़ेंगे तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना, ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ये एक पॉलीपेप्टाइड है, तो एक से ज्यादा, ये एक एक पॉलीपेप्टाइड से बना स्ट्रक्चर, तो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड के जब स्ट्रक्चर, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन के एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड एक साथ अगर जुड़ते हैं और कोई एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है। जैसे बेटा हीमोग्लोबिन,
इसका जो बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो रहता है वो 4 सब यूनिट से बनता है और हर एक सब यूनिट एक पॉलीपेप्टाइड से बनता है। हर एक सब यूनिट जो है वो एक एक पॉलीपेप्टाइड, तो 4 पॉलीपेप्टाइड, मतलब ऐसे 4 स्ट्रक्चर एक साथ पास पास आएंगे और वो एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। उनमें भी बॉन्ड्स होंगे, जैसे मैंने बताया सर कोई भी। हाँ बोलो। सर ये पॉलीपेप्टाइड समझ नहीं आ रहा। पॉलीपेप्टाइड बेटा ये क्या है बेटा, ये क्या है? जब एक से ज्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे जब अमीनो एसिड्स होते हैं, तो उस लंबी चेन को क्या बोलेंगे बेटा? प्रोटीन। प्रोटीन इज क्या? प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन क्या होता है? पेप्टोपॉलीमर। इट इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो अमीनो एसिड की लंबी चेन को पॉलीपेप्टाइड में बोला जाता है। ये पॉलीपेप्टाइड है। पॉली मतलब मैनी, पेप्टाइड मतलब जो उनके बीच में बॉन्ड है। तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बने? अमीनो एसिड के बीच में बनेगा। तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड, तो दे आर पॉलीपेप्टाइड चेन। समझ आया बात? यस ठीक है। सर। तो हीमोग्लोबिन 4 सर? सब यूनिट से बनता है। हाँ बोलो। सर ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये पहले से बने होते हैं या फिर सेल इनको बनाता है? ये सब बनता है बेटा, सेल में बनता है। ये सब फॉर्म होता है, मतलब ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सेल में बनता है, सेल के अंदर। पहले से बना बनाया नहीं आएगा, आएगा तो सब नॉर्मल लीनियर ऐसा इसी तरीके से बनेगा, लेकिन फिर उसमें फोल्डिंग अनफोल्डिंग एंड बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है। फोल्डिंग्स होंगे एंड बॉन्डिंग, ये सब क्या हो रहा है? फोल्डिंग ही तो हो रहा है, देखो ये सीधा, फिर फोल्डिंग हुआ एंड और कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग। अब ऐसे फोल्डिंग वाले, एक से ज्यादा फोल्डिंग वाले जो स्ट्रक्चर है वो एक साथ जुड़ेंगे, उनके बीच में बॉन्डिंग्स होंगी, तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाएगा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो और कॉम्प्लेक्स काम करेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में जब शुरुआत होती है डीएनए से, जब आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो वो सिंथेसिस इसी तरीके से होता है। फिर धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू भाई जैसा डीएनए का सिग्नल है उसमें बेंडिंग स्टार्ट होता है, मतलब फोल्डिंग स्टार्ट होता है। अगर उसमें फोल्डिंग होना है तो वो होगा, वो डिपेंड करता है कौन कौन से टाइप के अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, और उनको फोल्डिंग करने के लिए और कौन सा उसमें क्या बोलते हैं, डीएनए का किस टाइप का सिग्नल जा रहा है उसको फोल्ड करने के लिए। तो ये सब सर मॉलिक्यूलर बेसिस के लेवल पर होता है। हाँ बोलो। सर अगर किसी वजह से ये फोल्डिंग होना बंद हो जाएगा तो क्या होगा? तो जो स्ट्रक्चर बनना है वो नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल टर्सरी का एग्जांपल मैंने बताया, क्या बताया? सर माइस माइसो मायोस। माइस सेकेंडरी का एग्जांपल मैंने बताया, जैसे एकदम हेयर एंड नेल। सिंपल, हेयर एंड नेल्स में जो प्रोटीन होते हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के होते हैं। तो भैया अगर हेयर में जो सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है, प्रोटीन बन रहा है लेकिन फोल्डिंग है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, तो हेयर का ग्रोथ ही नहीं होगा। ठीक है, इंसान हेयर का पतला हो ग्रोथ। जाएगा। हाँ बस बस, तो ये ऐसा होता है। ठीक है, नेल्स का फॉर्मेशन इनिबिट होगा, अच्छे से नहीं होगा या नहीं होगा, तो जो भी उसका फंक्शन है वो नहीं होगा, बात खत्म। समझ आ रहा है? यस सर, थैंक यू। अब भाई साइकिल को साइकिल के जैसा बनाएंगे तो ही साइकिल चलेगा। यस सर। अब साइकिल को कुछ दूसरा ही शेप दे देंगे तो नहीं चलेगा। भाई जैसे अगर साइकिल का जो पहिया है उसको अगर राउंड शेप नहीं देंगे, ट्रायंगुलर शेप दे दो, तो क्या उस ट्रायंगुलर शेप के साइकिल को आप चला पाओगे? नो बोलो। सर। नो सर। क्यों नहीं चलाओगे? पहिया तो है, साइकिल तो है ना? तो हर एक शेप का अपना अपना काम होता है। वैसे क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। हाँ, ठीक है, तो कुछ नहीं, तो ठीक है, समझ आ रहा है। तो वैसे ही बेटा जैसा शेप होगा उसके हिसाब से उसका फंक्शन होगा। चलो, तो हीमोग्लोबिन जैसे 4 सब यूनिट का बनता है, तो इसमें क्या होता है बेटा, 2 सब यूनिट जो होता है एक दूसरा होगा और 2 सब यूनिट दूसरा होगा। तो जो 2 सब यूनिट है वो अल्फा और ये बीटा सब यूनिट का होता है। ठीक है, तो ये अल्फा ग्लोबुलिन होगा, ये बीटा भी, मतलब अल्फा सब यूनिट और ये बीटा सब यूनिट होगा। अब ये अल्फा और बीटा क्या होता है, उसका जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, अल्फा टाइप और बीटा टाइप दो अलग अलग टाइप के हैं।
तो भैया अल्फा के दो, मतलब एक प्रॉपर, मैंने जैसे बताया कि ये 4 सब यूनिट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मेनली किससे बनते हैं, दूसरे टाइप के जो कॉम्प्लेक्स फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, ठीक है, उनके मिलने से बनते। तो मे बी अल्फा जो टाइप है, ठीक है, अल्फा टाइप का जो सब यूनिट है, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे बीटा टाइप का, तो इमेजिन करो कि अल्फा टाइप का जो फोल्डिंग है ये कुछ इस तरीके का है, अल्फा टाइप का प्रोटीन कुछ इस तरीके का है, ऐसा दो है, ऐसा दो है, ठीक है, तो ऐसा दो है, ठीक है। बीटा टाइप का जो है वो कुछ इस तरीके का है, ऐसा ऐसा दो है, ऐसा दो है, ठीक है। तो ये दो बीटा टाइप के सब यूनिट हो गया, दो अल्फा टाइप के सब यूनिट हो गया, ये फोल्डिंग्स का उनका तरीका होता है। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो तो 4 सब यूनिट हो जाएंगे, दो अल्फा दो बीटा सब यूनिट्स ऑफ अमीनो एसिड, ये एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड की चेन, ये सब क्या है, पॉलीपेप्टाइड, ये एक पॉलीपेप्टाइड, ये एक, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा पॉलीपेप्टाइड है, इनका अलग अलग शेप, अलग अलग फोल्डिंग है, समझ आ रहा बात। अब इन सबको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये ऐसा दो हो गया, इसी में ये ऐसा दो हो गया, ठीक है, और ऐसा दो, ये ऐसा दो, समझ आ रहा बात। तो ये क्या हो गया, Yes. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो 4 पॉलीपेप्टाइड के फोल्डिंग से एक साथ जब कंपेटिबल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो वो एक क्या हो जाएंगे बेटा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, लाइक ह्यूमन हीमोग्लोबिन, इसमें दो अल्फा टाइप, दो बीटा टाइप ऑफ सब यूनिट्स पाए जाते हैं, क्लियर है। और अगर ये स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे तो हीमोग्लोबिन भी नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन के लिए 4 प्रोटीन का स्ट्रक्चर चाहिए सॉरी 4 पॉलीपेप्टाइड चाहिए, लेकिन 4 पॉलीपेप्टाइड का डिफरेंट शेप भी होना चाहिए, ठीक है, प्लस उसमें पर्टिकुलर अमीनो एसिड की जो चेन है, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आना है तो 5 ही आना है, कोई दूसरा टाइप का अमीनो एसिड नहीं होना चाहिए। मतलब लूसीन के बाद आइसोलूसीन आना है तो आइसोलूसीन ही आएगा इस पॉलीपेप्टाइड चेन में, आइसोलूसीन की जगह आर्जिनिन आ गया तो भी ये काम नहीं करेगा, भले आप शेप कुछ भी दे दो। तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है हमारी बॉडी का जो भी चीजें होती हैं, तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स अगर नहीं बनेगा तो ये ऑक्सीजन को बाइंड भी नहीं कर पाएगा, समझ आ रहा है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी भी नहीं होगी इसके में, तो हीमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं, तो सीधी सी बात है आरबीसी का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। और ऐसा होता है थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन एक में डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनता है। तो एक अमीनो एसिड, मान चलो बेटा अगर एक हीमोग्लोबिन में 500 अमीनो एसिड है, फॉर एग्जांपल 500 अमीनो एसिड है, 500 अमीनो एसिड में से एक अमीनो एसिड में भी चेंज आया, एक पोजीशन में भी चेंज आया, तो पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। एक हीमोग्लोबिन भी कम हो गया या ज्यादा हो गया तो पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसका फंक्शन चेंज हो जाता है। अब सोचो, ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ ना, 500 से कहीं ज्यादा अमीनो एसिड होता है एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, कहीं ज्यादा, थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड, समझ आ रहा है, मतलब बहुत सारे होते हैं बेटा, मतलब आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखोगे तो काफी ज्यादा होता है। तो बहुत सारे अमीनो एसिड में एक भी कम ज्यादा हो गया या चेंज हो गया तो पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बदल जाता है और उसका फंक्शन ही चेंज हो जाता है। तो वैसे ही थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में होता है, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। इसको 11 आप लोगों को 12th क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है, थोड़ा क्लियर हो रहा है ये, प्राइमरी स्ट्रक्चर Yes, क्या है, sir. सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये शेप है कुल मिलाकर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है ना, दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उससे हम क्वाटरनरी बोलते हैं, ठीक। Yes, sir. चलो हटा दो। अब प्रोटीन हो गया, प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो गया, देन उसके बाद देखते हैं बेटा पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड क्या होता है,
व्हाट इज पॉलीसेकेराइड? सैकराइड मतलब शुगर, सैकराइड मतलब शुगर, पॉली मतलब बोलो मैनी। मैनी। तो पॉलीसेकेराइड क्या होगा? इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैनी शुगर, यस पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो मैनी शुगर मॉलिक्यूल, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। तो शुगर बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं बेटा, पेंटोज शुगर, हेक्सोज शुगर। अब हेक्सोज शुगर भी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, लाइक फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ठीक है, ऐसे अलग अलग टाइप के आपको शुगर मिलेंगे, ठीक है, जैसे प्लांट शुगर होता है, फ्रूट शुगर, फ्रक्टोज, ठीक है ना, समझ आ रहा बात? तो वैसे ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के शुगर मॉलिक्यूल, अगर जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जो लंबी सी चैन होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया? पॉलीसैकेराइड। बोलो, समझ आ रहा बात? यस सर। यस ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन होता है वो होमोपॉलीमर है या हेट्रोपॉलीमर है? हाँ बोलो। सर ये चेन ऑफ क्या बोल रहे हो बेटा? सर हमेशा ग्लूकोज की चेन होनी चाहिए पॉलीसेकेराइड बनाने के लिए। नहीं बेटा, पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है मैनी शुगर, और शुगर के तो बहुत सारे टाइप होते हैं बेटा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज भी होता है। ये एक एग्जांपल बताने की, क्योंकि आप ग्लूकोज से फेमिलियर हो, इसलिए अपन ग्लूकोज के एग्जांपल देते हैं। तो ग्लूकोज भी एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है, फ्रक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड। जैसे आप फ्रूट में जो शुगर मिलता है ना वो फ्रक्टोज होता है, ठीक है, और नॉर्मल जैसे गन्ने वन्ने ये सब शुगर मिलता है वो ग्लूकोज होता है। तो अलग अलग डेक्सट्रोज होता है, तो ये सब मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड मतलब एक सिंपल शुगर होगा। अब जैसे डाइसैकेराइड होगा, जैसे मान के चलो मिल्क शुगर, क्या होता है? लैक्टोज। लैक्टोज इज अ डायासैकेराइड। समझ लो पहले सैकेराइड वगैरह क्या होता है। सैकेराइड का मतलब क्या होता है? शुगर। बोलो, डाया का मतलब क्या होता है? टू टू तो इसका मतलब लैक्टोज कितना शुगर से बना है? टू शुगर। 2 शुगर। तो क्या क्या रहता है इसमें? शुगर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है, समझ आ रहा बात? यस सर। यस है सर। ना? तो ग्लूकोज क्या है? ये मोनोसैकेराइड है। गैलेक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड, ठीक है। जैसे आता है सुक्रोज, सुक्रोज इज अ डायासैकेराइड, ठीक है, ये किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है। सुक्रोज इज अ डायासैकेराइड, मतलब इस सुक्रोज जो है वो 2 शुगर मॉलिक्यूल होता है, मतलब 2 शुगर एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे सुक्रोज। लेकिन सुक्रोज कब बोलेंगे? जब 2 ग्लूकोज एक साथ जुड़े हैं तो उसको सुक्रोज बोलेंगे, लेकिन एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज जुड़ा है तो उसको हम लोग लैक्टोज बोलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना है ना, वही मेरे को थोड़ा सा लग ही रहा था। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ध्यान रखना, सुक्रोज इज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को क्या ग्लूकोज समझ आ रहा है? ग्लूकोज का तब क्या होगा? मेरे को ना ध्यान नहीं आ रहा बेटा, वो ना डाइजेस्टिव सिस्टम में बताता हूँ। वो डायसैकेराइड सर वो ना फ्रक्टोज डाइजेस्टिव फ्रूट जूस सिस्टम में में, मिलता है क्या? हाँ फ्रूट जूस में फ्रक्टोज है,
फ्रूट शुगर बोलते हैं उसको हम लोग, फ्रूट शुगर बोलते हैं। सर सिर्फ फ्रूट में ही मिलेगा? हाँ, सिर्फ फ्रूट में ही मिलेगा क्या? मेनली फ्रूट में, और बहुत सारे रहते हैं बेटा, बहुत सारे फूड होते हैं हमारे जिसमें आपको पाया जाएगा, सर बहुत सारे फूड होते हैं। हाँ बोलो। सर माल्टोस बोलते हैं क्या? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस माल्टोस, मेरे को देखने तो, वो क्या है, स्किप हो गया वो, इसका पूरा ना लिस्ट है ना। सर हाँ बोलो। सर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज चाहा तो उसका डिफरेंट। क्या बोल रहे हो बेटा? सर अगर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज चाहा तो नहीं होगा? ग्लूकोज प्लस ट्राइसैकराइड होगा। 2 शुगर है तो डायसैकराइड, 3 शुगर है तो ओके सर। ट्राइसैकराइड। ठीक है, देखो, है ना। उसका नेम है डाइसैकराइड में। हाँ बेटा, सर सर जैसे कि डाइसैकराइड में लैक्टोज वगैरह है, तो फिर ट्राइसैकराइड के भी नेम हाँ होगा? अलग अलग नाम होगा, ट्राइसैकराइड्स भी नाम होते हैं बेटा, ट्राइसैकराइड्स का भी नाम होता है। ठीक है, लेकिन वो हम लोग कभी नहीं पढ़ते, हम लोग मेनली पढ़ते हैं पॉलीसैकराइड का नाम और डायसैकराइड का नाम और मोनोसैकराइड। ठीक है, तो क्या क्या हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, मोनोसैकराइड, डायसैकराइड और पॉलीसैकराइड, 3 कैटेगरी में बस हमको पढ़ना है। ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड, पेंटासैकराइड, ओलिगोसैकराइड, बहुत सारे होते हैं, आपको सब याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसमें दिमाग खपाना है। मोनोसैकराइड ध्यान रखना है, दैट इज वन शुगर मॉलिक्यूल किस टाइप का होता है, डायसैकराइड किस टाइप का होता है, एंड सीधा पॉलीसैकराइड। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। ठीक है, जैसे माल्टोस इज अ डायसैकराइड, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सुक्रोज इज अ डायसैकराइड, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, लैक्टोज इज अ डायसैकराइड, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, समझ आ रहा है बात? तो ये लैक्टोज कहाँ मिलेगा, ये मिल्क शुगर होता है। मिल्क। ठीक, चलो, तो क्लियर है ये इतना? यस सर। Yes. चलो, देन उसके बाद हम लोग इसमें क्या देखेंगे भाई, पॉलीसैकराइड। अब पॉलीसैकराइड क्या होता है, बहुत सारे ग्लूकोज की लंबी चेन या बहुत सारे फ्रक्टोज की लंबी चेन को हम पॉलीसैकराइड बोलते हैं। तो उसी में पॉलीसैकराइड, ये आप लोगों को ना ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बताता हूँ, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में भी आता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये नीट में आता है ये। ठीक है, तो ये क्या है यस भैया, इधर की कैटेगरी क्या है बोलो, डायसैकराइड, इधर की कैटेगरी क्या है, मोनोसैकराइड। ठीक है, अब हम देखेंगे पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड, तो पॉलीसैकराइड में मेनली हम लोग 2 बेसिक पॉलीसैकराइड के बारे में पढ़ते हैं, सेल्यूलोस, स्टार्च, ये हो गया प्लांट का पॉलीसैकराइड, सेल्यूलोस एंड स्टार्च, ये प्लांट में मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद ग्लाइकोजन, ये एनिमल का पॉलीसैकराइड। समझ आ रहा बात? अब इसमें से कौन सा चीज जाना पहचाना है आपका, बोलो। सेलुलोज, स्टार्च। सेलुलोस, तो सेलुलोस क्या होता है, सेलुलोस क्या होता है, सेलुलोस क्या है, सेलुलोस एक पॉलीसैकराइड है, इसका मतलब क्या है, बहुत सारे एक टाइप के शुगर से बना है। तो किस टाइप के शुगर से, बहुत सारे ग्लूकोज से बना। ठीक है, बहुत सारे ग्लूकोज से बना, वैसे स्टार्च भी है। ठीक है, और ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टार्च तो प्लांट, क्या बोलते हैं बेटा, प्लांट में आपको मिलेगा, मेनली हम जो खाते हैं वो क्या खाते हैं, सेलुलोज खाते हैं या स्टार्च खाते हैं, हम जो फूड के रूप में लेते हैं, प्लांट का जो लेते हैं स्टार। कार्बोहाइड्रेट, चार। स्टार्च लेते हैं, है ना, तो ये एज अ फूड है हमारे लिए। सेलुलोज को हम लोग एज अ फूड इंटेक नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हम लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते,
सर क्यों नहीं कर स्मॉल सकते बताओ? इंटेस्टाइन का लेंथ कम है। हैं? बोलो, क्या बोल सर रहे हो? हमारी बॉडी वैसे अडेप्टेड नहीं है। और कोई? और कोई? हम लोग ग्लूकोज को डाइजेस्ट, सॉरी सेलुलोज को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकते? बताइए। हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकते? हम जो भी चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, या जो भी फूड इंटेक करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो मेनली स्टार्च से बनता है। तो चावल खाते हो, गेहूं खाते हो, रोटी खाते हो, सब स्टार्च से बनता है। सेलुलोज अगर हम खाते हैं, सेलुलोज जैसे बेटा प्लांट के पत्तियों में होता है, जो बार्क होता है उसमें होता है, ये सब में आपको सेलुलोज मिलेगा। ठीक है, प्लांट बॉडी में सेलुलोज मिलता है। जैसे लकड़ी हो गया, ये सेलुलोज से बनता है। पत्तियां सेलुलोज से बनता है। हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अगर हम खाएंगे भी तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, ऐसा बॉडी से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसके लिए कोई एंजाइम नहीं होता हमारी बॉडी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में कोई एंजाइम ही नहीं होते, क्योंकि बेटा कोई भी चीज हम खाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एंजाइम से ही डाइजेस्ट होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? सर Yes, उसमें sir. मोनोसेक्राइड बॉन्ड्स भी होते हैं ना? हाँ, उसमें मोनोसेक्राइड बॉन्ड्स होते हैं ना? ग्लाइकोसेक्राइड नहीं होता है बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं। ग्लूकोज के सर। बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे अमीनो एसिड्स के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है भाई? पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड। वैसे ग्लूकोज के बीच में Peptide bond. ग्लाइकोसिडिक, हाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। दो ग्लूकोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक। स्टार्च भी ऐसे ही ग्लूकोज की लंबी चेन होती है, इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। ग्लाइकोजन भी क्या है भैया, हमारे एक प्रकार का ग्लूकोज की लंबी चेन है, मतलब यार पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन जो होता है ये एनिमल स्टार्च होता है, एनिमल स्टार्च होता है। ग्लाइकोजन इज अ एनिमल स्टार्च, ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च। अब ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? हमारे बॉडी में। बॉडी में कहाँ पर? लीवर और मसल, तो जगह स्टोर होगा। ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोर होगा, स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स। ठीक है, और ये तो मालूम है आपको, स्टार्च बहुत सारे जगह पर स्टोर होगा इनका, है ना। सीड वीट ग्रेन ये सब में आपको क्या मिलेगा? पत्तियों वत्तियों में स्टार्च के रूप में ये स्टोर होता है। तो जो भी फोटोसिंथेसिस होता है वो अलग अलग पॉलीमेरिक फॉर्म में स्टोर करके रखता है प्लांट। तो मेनली जो प्लांट है वो क्या करता है बेटा, बॉडी का स्ट्रक्चर अगर बनाना है प्लांट को, प्लांट अपने बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएगा तो वो सेल्यूलोज के फॉर्म में बनाता है। लेकिन जैसे ही उसको एनर्जी स्टोर करना है, मतलब भाई प्लांट को फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो खाना बनाएगा, तो खाना जो बनाता है एनर्जी के लिए बनाता है, तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, ताकि उसे स्टार्च से ग्लूकोज निकाल निकाल के यूज कर सके और एटीपी बना सके। जैसे हम ग्लूकोज का यूज करके एटीपी बनाते हैं, वैसा प्लांट भी करते हैं। अब देखो कई लोग ये सोचते हैं कि प्लांट सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं, रेस्पिरेशन नहीं करते। क्लास 10 तक के आपके दिमाग में यही रहता है, पढ़ते जरूर हो आप रेस्पिरेशन, लेकिन दिमाग में क्या रहता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और ह्यूमन जो है, एनिमल जो होता है वो रेस्पिरेशन करता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये हमारे में होता है। लेकिन आपको बता दूं ये प्लांट में भी होता है। मालूम था कि नहीं मालूम? नहीं मालूम। यस सर नहीं मालूम। पता। है ना। तो बहुत सारे लोगों को मालूम था। एक्चुअल में पढ़ते जरूर हैं, बट मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि भैया प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करता है, CO2 प्लस H2O और ये ग्लूकोज, ऐसा ही है ना कि नहीं? यस सर। ऐसा ही है ना, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो हमारे लिए ऑक्सीजन बना रहा है, हमारे लिए ग्लूकोज बना रहे, नहीं भैया, ऑक्सीजन उसका बाय प्रोडक्ट है। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वैसे वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बाय प्रोडक्ट। तो ये ग्लूकोज हमारे लिए नहीं बनाता है, वो अपने लिए बनाता है, हम खा जाते हैं वो अलग बात। फिर क्या होगा, ये ग्लूकोज को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ेंगे। ये भी लिए कहाँ से? प्लांट से। ये भी लिए कहाँ से? प्लांट से। फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे प्लस वाटर प्लस
एटीपी। तो भैया मुझे बताओ ये हमारे में होगा कि प्लांट में भी होगा? ये तो प्लांट में होगा, इट इज अ फोटोसिंथेसिस। ये इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये प्लांट में होगा कि एनिमल में होगा? दोनों में। दोनों में। ये दोनों में होता है, क्योंकि प्लांट को भी एनर्जी बनाना है, एटीपी बनाना है, वो भी यही प्रोसेस इस्तेमाल करता है जो हमारे सेल में होता है। ठीक है, वो Yes, भी sir. यही प्रोसेस इस्तेमाल करेगा एनर्जी बनाने के। फोटोसिंथेसिस से एटीपी जनरेट नहीं करता है, जो भी एटीपी जनरेट करता है वो सब ग्लूकोज बनाने में यूज हो जाता है। फिर क्या करेगा, अपने आप को जिंदा रखने के लिए फिर ग्लूकोज को तोड़ के वापस एटीपी बनाता है। तो ये सारा रिएक्शन चलता है। प्लांट में दोनों मिलेगा, हमारे में एक ही मिलेगा। ठीक है, यस सर। तो अब प्लांट ने क्या किया भैया, स्टार्च के रूप में जमा कर लिया एनर्जी के लिए। ठीक है, ग्लूकोज को, ग्लूकोज की लंबी चेन, जब जरूरत होगा तो तोड़ेगा और खाएगा, यूज करेगा। ठीक है, हम स्टार्च को खाते हैं चावल गेहूं के फॉर्म में, खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जितनी जरूरत है यूज करेंगे, देन बाकी ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म। तो ग्लाइकोजन क्या है, इज अ एनिमल स्टार्च। जैसे स्टार्च होता है ग्लूकोज की लंबी चेन, ठीक है, स्टोरेज है बेटा, ये फूड स्टोर करके रखता है प्लांट, वैसे ही एनिमल भी फूड को स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। समझ आ रहा बात इसका? Yes, sir. यस सर। चलो, जैसे बेटा कागज को खाने बोलेंगे तो कागज डाइजेस्ट होगा क्या? No, sir. नो सर। होगा? नहीं। तो बताओ मुझे, वो सेलुलोज से बनेगा या स्टार्च से बनेगा? ऐसा आता है ना, सेलुलोज। सेल्यूलोज। सिंपल सेलुलोज। ठीक है, देन उसके बाद मैं बोलूंगा कॉटन। कॉटन होता है, ठीक है, ये भी प्लांट प्रोडक्ट है। Yes, sir. कॉटन खाओगे तो वो Yes, डाइजेस्ट sir. होगा क्या? No, नो sir. सर। नहीं। तो वो सेलुलोज से बनेगा या स्टार्च से बनेगा? सेल्यूलोज। सेलुलोज से बनेगा। ठीक है, तो कॉटन है ना, आपका पेपर है ना, ये सब सेलुलोज में। जैसे पत्ती खाते हैं, भाजी वाजी खाते हैं, तो भाजी पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है, भाजी पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन भाजी खाने से हमको आयंस, मिनरल्स, ठीक है, विटामिन, ये सारी चीजें, पिगमेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें मिलती है। लाल भाजी में ढेर सारा पिगमेंट होता है, ठीक है, जो हमारे लिए फायदेमंद होता है। लेकिन भाजी को हम पूरा डाइजेस्ट नहीं कर सकते, पूरा डाइजेस्ट नहीं करते। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बॉडी से निकल जाता है। Yes, क्यों? sir. क्योंकि सर, उसके हम जितने गाय भी नहीं है। हाँ नहीं, गाय भी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, गाय भी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। सर क्या? किसी भी एनिमल में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं होते। गाय थोड़ा बहुत जो डाइजेस्ट करती है, दैट इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। उसमें जो भी माइक्रोब्स होते हैं, वो सब डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, ये सब मिल करके उसका फर्मेंटेशन करते हैं। एक्चुअली कंप्लीट डाइजेशन भी नहीं होता है फर्मेंटेशन। समझ आ रहा है? तो कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है बेटा सेलुलोज का कभी भी, है ना, Okay, sir. कोई नहीं कर पाता है। एक ऑर्गेनिज्म है जो कंप्लीट उसको डाइजेस्ट करता है, वो बना ही उसी लिए, तो बता सकता है? वो खाता ही वही चीज है, लकड़ी। Sir, amoeba? जो अमीबा लकड़ी खाता है? कौन है बेटा जो लकड़ी खाता है? सर सर, दीमक? फंगस। सर, दीमक? सर फंगस। दीमक, दीमक बेटा, दीमक लकड़ी खाता है, लकड़ी सेलुलोज से बनता है। ठीक है, और लकड़ी Yes, sir. सेलुलोज से बनता है, तभी तो बेटा लकड़ी के पल्प से ही तो कागज बनता है। लकड़ी का जो पल्प होता है ना, ठीक है, उसका जो खाल होता है, उसी से ही कागज बनता है। ठीक है, जो सेलुलोज का रहता है, तो कागज खाओगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो दीमक जो रहता है, वो एक इंसेक्ट है, एनिमल है, वो लकड़ी को Sir. खाता है, डाइजेस्ट कर जाता है। लेकिन उसके में भी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं होता। सर, आप बोले वो तो उसी के लिए बना है। हाँ, लेकिन उसके बॉडी में भी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम नहीं होते। वो सीधी सी बात है, माइक्रोब्स, प्रोटोजोअन्स होते हैं उसके एलिमेंट्री के नाम। ठीक है, प्रोटोजोअन्स मतलब ऐसे माइक्रोब होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करके देते हैं, किसके लिए? टर्माइट के लिए। ठीक है, दीमक के लिए। और दीमक जो रहता है वो क्या करता है उनके लिए? खाना और
भर देता है, उसके बदले में माइक्रोब जो रहता है उसको सेलुलोज को डाइजेस्ट करके देता है। ठीक है, समझ यस आ रहा बात ये सब? क्लियर हो यस गया? सर। यस सर। है ना? तो हर एक कागज का पन्ना किसी न किसी लकड़ी की जान की कुर्बानी, मतलब किसी न किसी पेड़ की कुर्बानी से बनता है। ठीक यस है, सर। और बच्चे लोग बस किताब खरीदते हैं पैसे दे करके, है ना, और सोचते हैं कि हमारी मर्जी हमारा पैसा, है ना। लेकिन होता ये है कि क्या हम कागज का जितना मिसयूज करेंगे, जितना कंजप्शन बढ़ेगा, मैं आपको बता दूं बेटा कि कागज का कंजप्शन जब होता है तो मैक्सिमम पार्ट जो रहता है वो अनयूज होता है या वेस्ट होता है, सही तरीके से यूज नहीं किया जाता है कागज का। मैंने जैसे कबाड़ी वाले लोग में जो भी कागज आता है, कॉपीज देखना, कबाड़ी में जो भी कॉपीज होती हैं वो कॉपी, हर एक कॉपी को चेक करके देखना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ मैक्सिमम कॉपी जो रहता है वो अनफिल्ड होता है, मतलब पूरे तरीके से भरी हुई नहीं होती। मैं देखा हूँ पूरे तरीके से यस कॉपी सर। भरी हुई नहीं होती। आपके यस घर सर। में भी हर एक स्टैंडर्ड, मतलब जब आप 10th में थे, जो भी कॉपी आपने यूज किया पूरा का पूरा नहीं भरा होगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अभी आप चेक यस करिए। ठीक है, यस सर। लेकिन आप क्या करेंगे, वो पिछले क्लास का था, आप वैसे ही उसको भेज देंगे। मैक्सिमम लोग यही करते हैं। तो हर एक, आप सोचो बेटा, कम से कम बेटा 10 करोड़ तो स्टूडेंट होंगे इंडिया में, 10 करोड़ स्टूडेंट। हर स्टूडेंट अगर सिर्फ 10% कॉपी को भी अगर सही तरीके से यूज नहीं, मतलब 10% वेस्टेज, मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा होता, 10% अगर वेस्टेज होगा, और एक बच्चा जो है वो एक साल में कम से कम 10 कॉपी खरीदता है, तो 10 कॉपी का 10% मतलब एक कॉपी वेस्ट होता है। एक कॉपी अगर मैं बोलूँ 200 पेज का है, ठीक है, एक कॉपी 200 पेज का है। आप इमेजिन करो 10 करोड़ बच्चे, हर बच्चा एक कॉपी एक साल में वेस्ट करता है 200 पेज, तो कितनी कॉपीज वेस्ट हो रही है एक साल में? 10 करोड़ कॉपी। 10 करोड़। 10 करोड़ कॉपी मल्टीप्लाइड बाय 10 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 200 पेजेस, 2000 करोड़ पेजेस सिंपल वेस्ट होता है हमारे इंडिया में। ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम कैलकुलेशन, गारंटीड बता रहा हूँ। ठीक है, मिनिमम है ये 10,000 करोड़ पेजेस। एक मीडियम पेड़ को काटने के बाद लगभग लगभग बेटा उसमें 1 लाख कॉपी भी नहीं बनता है। मैं आपको बता रहा हूँ 1 लाख पेज, मतलब 1 लाख पेज बन गया तो बन गया, मतलब 1 करोड़ पेजेस को बनाने के लिए कम से कम 10 पेड़ काटने पड़ते हैं। ठीक है, चलो, मतलब 100 पेड़ से 1 करोड़ कॉपी बनता है, 1 करोड़ पेजेस। तो हम लोगों ने 1000 करोड़ पेजेस की बात, मतलब 100 पेड़ जो कटते हैं वो मुफ्त होता है सिर्फ वेस्टेज के कारण। साल में, मैं एकदम मिनिमम बता रहा हूँ, मैं एकदम मिनिमम कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 100 पेड़ जो कटते हैं वो सिर्फ वेस्ट होते हैं कॉपी के नाम से, मतलब हम इतना वेस्टेज करते हैं। चलो, तो अब ऐसा नहीं है कि सर। कॉपी किताब नहीं लोगे, यूज करो, ठीक है, यूज करो जो सर। भी खाली यस। पेज। हाँ बोलो। सर पेपर बनाने का कोई और तरीका नहीं है क्या? पेपर पेपर रिप्लेस नहीं हो रहा है बेटा, फिर वो प्लास्टिक्स होते हैं, वो और ज्यादा खतरनाक है, पेपर बेटर है। एक्चुअल में क्या होता है कि अ, हमारे देश का हर एक नागरिक अपनी सिर्फ जिम्मेदारी पूरी कर ले, हमारा देश बहुत आगे हो जा रहा है, क्योंकि इंडिया जो है ना बेटा, इंडिया जो है ना वो रिसोर्सफुल कंट्री है। रिसोर्सफुल मतलब हमारे इंडिया में बहुत रिसोर्सेस, हम बहुत सही तरीके से यूटिलाइज नहीं, मतलब इंडिया यस। जितना रिसोर्सफुल है उतना बाकी कंट्रीज नहीं, बाकी कंट्रीज नहीं है, बहुत रिसोर्सेस है हमारे, पानी, खाना, हर तरीके का खाना पानी हर चीज है हमारे यहाँ। सर बस मिस वही है यूज कि हम, वाले भी। हर चीज है हमारे पास, हम सही तरीके से, चलो, तो वही है कि फट से फेंक देते हैं। तो मैं क्या करता था, मैं कॉपी को काट के, उसको कंजूसी नहीं बोलते हैं, उसे यूज बोलते हैं, तो मैं काट के फिर फेंकता था। ठीक है, वो भी मैं कबाड़ी में बेचता था, तो फेंकता नहीं था। फिर कबाड़ी वालों से रिसाइकल में जाता है, या फिर चना मुर्रा वालों के पास जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, पहले हम छोटे थे तो क्या करते थे, अपने छोटे भाई बहनों को, या
आस पड़ोस के दोस्त या दोस्त के भाई बहनों को हम लोग कॉपी वॉपी दोस्तों को बांट देते थे, कॉपी किताब को खासकर बांट देते थे। आजकल तो ऐसे खरीदे और कबाड़ी में दे देते हैं लोग, किसी को शेयर नहीं करते और कोई लेता भी नहीं है, मतलब केवल बहुत है। चलो हम लोग बांट देते थे किसी को, जरूरतमंद लोगों को, ठीक है। अभी भी बहुत सारे जो बुक्स होते हैं मैं बांट देता हूँ, स्टूडेंट्स को बांट देता हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा बुक्स है। चलो तो हो गया ये क्लियर है, पॉलीसेकेराइड समझ आ रहा है बात, ठीक है। कौन कौन सा, चलो अब इसमें एक और है बेटा आर्थ्रोपोड्स का, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। जनरली जितने भी पॉलीसेकेराइड है ना बेटा, ये जो है ये सब होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर समझ आ रहा है? होमोपॉलीमर मतलब यस सर। क्या? एक ही टाइप के मोनोमर से बना है, ठीक है। मतलब ग्लूकोज से बनेगा तो ग्लूकोज की लंबी चेन, फ्रक्टोज से बनेगा फ्रक्टोज की लंबी चेन हो गया। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का जो एग्जांपल है जैसे कि काइटिन, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। काइटिन कहाँ पाया जाता है बताओ भाई हेमंत? काइटिन कहाँ पाया जाता है? पुष्पा, चीनू, कोई नहीं बता रहा, भूमि? सर आर्थ्रोपोड The cell मैं wall of kingdom fungi. आर्थ्रोपोड्स, हाँ हाँ ठीक। जनरली ये हम कहाँ पढ़े थे बोलो? Cell wall of सेल kingdom. वॉल ऑफ सेल वॉल ऑफ किंगडम फंगी और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। सेल वॉल ऑफ फंगाई में रहता है काइटिन। यस सर। यस सर। बताओ भाई पुष्पा। यस सर। और आर्थ्रोपोड में सर आपने क्वेश्चन पूछा था। काइटिन किसमें पाया जाता है? काइटिन किसमें पाया जाता है? हाँ आइडिया नहीं है। रेणुका यस सर। किसमें पाया जाता है? आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में और फंगाई के सेल वॉल में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये तो बहुत बेसिक है, अपन लोग फंगाई में पढ़े थे, ठीक है। और जब मैंने इंसेक्ट्स बताया था, ठीक है, आर्थ्रोपोड में जो आर्थ्रोपोड का जो एक्सो बाहर का स्ट्रक्चर है, दे आर कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है एंड नाइट्रोसोअमीन्स का, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग इसमें केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल काइटिन कहाँ कहाँ मिलेगा, ये कई बार एग्जाम में आया है, मैं आपसे कई बार पूछ भी चुका हूँ, है ना। ये दोनों चीजें है ना, टेस्ट जब मैं दिया हूँ तो 50 बार पूछूँ आप लोगों से, तो याद हो ही गया होगा आप लोगों को। उसके बाद Yes, फिर sir. डाला। Yes, चलो फिर बाकी अपन न्यूक्लिक एसिड नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है, बहुत टाइम हो गया। yes.